मुल्क में यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियों का सिलसिला जारी है। कल 15 अगस्त यानी कि यौम आज़ादी है। इस सिलसिले में जश्न मनाने और तिरंगा फहराने के लिए हर तरफ जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। यूं तो हम हिंदुस्तानी 7 दहाइयों से ये जश्न मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस मर्तबा खास है ये जश्न आज़ादी। दरअसल जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A से हटाए जाने के बाद इस मर्तबा जम्मू कश्मीर के बाशिंदों में अलग ही तरह की खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को दहशतगर्दी और बदगुमानी से तो आज़ादी मिली ही है, साथ ही बेरोजगारी से भी आज़ादी मिलने जा रही है, क्योंकि मरकजी हुकूमत जल्द ही यहां पर इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे और जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की भी तरक्की होगी। अगर सही मायनों में कहा जाए तो वाकई खास है ये जश्न आज़ादी। और इस जश्न आज़ादी के मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं, जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके से जश्न किया जा रहा है, जश्न मनाने की तैयारियां की जा रही हैं, उनसे बात करेंगे और आखिर क्यों खास है इस बार का जश्न, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है खास मेहमान संजय चड्ढा जी, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। इसके अलावा यासिर जिलानी साहब हैं, लीडर है बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे विशंबर दयाल, डिफेंस एक्सपर्ट, उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। यासिर जिलानी साहब, यूं तो ये कोई पहला मौका नहीं है जश्न आज़ादी का, बीते 7 दहाइयों से हम जो है लगातार जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी मनाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार आखिर ऐसा हम क्या माना जाए कि लोगों के अंदर जो जोश है, जो जज्बा है, वो अलग ही देखने को मिल रहा है। देखिए, आज़ादी तो हम लोग हर साल मनाते हैं पिछले 70 सालों से, लेकिन इस बार की आज़ादी बहुत सारे मायनों में, आप यकीन करें राज्यसभा का जो पूरा का पूरा कार्यकाल इस बार का जो राज्यसभा था, अगर उसको आप उठा के देखेंगे तो जितने 32 के आसपास बिल पास हुए हैं, आप बिलीव करें कि बड़े बड़े काम हुए हैं। ट्रिपल तलाक जैसा बिल पास हो गया और हमारे कई सारे और बड़े बिल थे जो पास हुए हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड जो मामला था 370 और 35A का, एक तरीके से जब उसको ख़त्म किया गया तो यकीन माने कि अभी इस वक्त अगर आप रायशुमारी कराएं पूरे भारत में, तो लोगों के अंदर जो एक खुशी की लहर है, लोगों के जज्बात जो सामने निकल के आ रहे हैं, जो हम लोग ज़मीन पे देख रहे हैं, उसमें एक अलग तरीके का ये 15 अगस्त होगा, ये आज़ादी का दिन एक अलग तरीके से लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। और ख़ास करके जो लद्दाख से लेके करगिल, दरास, शोपियां, बारामूला, श्रीनगर और तमाम कश्मीर के वो हिस्से जो कहीं ना कहीं हमेशा हमसे तरस जाती थी, वो इस बार वहां के छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लेके, और जिस तरीके से शेर कश्मीर स्टेडियम का जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं अपने बैकग्राउंड में, और वहां पे जश्न आज़ादी की तैयारी चल रही है, तो यकीन माने कि इस बार की जश्न आज़ादी सही मायनों में उन लोगों के लिए भी है जो लोग बहुत दिनों से इस बात के मुंतज़र थे कि हमें हमारा हक मिलेगा। वो कश्मीर में वो लोग बहुत खुश हैं जिन्हें आज तक SC ST जैसे लोगों का कहीं कोई पहचान नहीं थी, माइनॉरिटी कमीशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, भ्रष्टाचार कश्मीर में चरम सीमा पे था, यूथ कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम से कटा हुआ था। आज यूथ सोच सकता है अपने फला और बाबूद के लिए, सोच सकता है मेन स्ट्रीम में जुड़ के काम करने के लिए। और जिस तरह से इन्वेस्टर समिट की बात सरकार ने कही है, वो क्यों कर रही है? क्योंकि वहां पे जब कंपनीज जाएंगी, वहां पे रोजगार जाएगा, वहां पे निवेश जाएगा। किसके लिए जाएगा? वो कश्मीरी लोगों के लिए जाएगा। और कश्मीरी का मतलब कि तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं, लद्दाख से लेके कश्मीर और जम्मू तक, चाहे वो डोगरा हो, चाहे वो रैना हो, चाहे वो OBC मुसलमान हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो लद्दाख में बुद्धिज्म के मानने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए, क्योंकि अब रियासत है नहीं इस वक्त, वो केंद्र शासित राज्य हो चुका है, लद्दाख अलग एक केंद्र शासित राज्य हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जब चीजें आपके सामने आएंगी तो तमाम भारत में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, और उस पॉजिटिव मैसेज का असर भी तमाम जगहों पे होगा। और मैं आपको एक चीज और जोड़ दूं, इसमें मैं पहली बार देख रहा हूं जो उत्तर भारत के हिंदी पट्टी के जो मुस्लिम बड़े इदारे हैं, जिसके बड़े कारकुन हैं, जो बड़े धर्मगुरु माने जाते हैं, उन्होंने अपने मदरसे के अंदर एडवाइजरी जारी करी है नीचे लेवल तक की। ये भी एक
स्वागत योग्य कदम है। इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो धर्म गुरु कहीं ना कहीं सवाल उठाते थे कभी, आज से साल भर पहले या 2 साल पहले हमने देखा है, आज वो अपने छोटे छोटे मदरसों में एडवाइजरी जारी करी गई है कि आप हर मदरसे में तिरंगा लहराएंगे, हर मदरसे में जनगण का गान होगा, हर मदरसे में जो भारत की आजादी की कहानी और भारत की आजादी में जो शहीद हुए लोग हैं उनके बारे में बच्चों को बताई जाएगी। तो ये एक बदलते भारत और बढ़ते भारत की बहुत जबरदस्त और सुखद तस्वीर है, हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे साथ संजय चड्ढा भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि जब दफा 370 की बात आती थी या फिर 35A की बात आती थी तो उसके अंदर कुछ जो माइनॉरिटीज के जो लोग थे, फिर चाहे वो गोरखा हो या वाल्मीकि हो, उनको उनके जो हक थे वो नहीं मिल पाते थे, हमेशा उनको कह दिया जाता था। क्योंकि हम देखते हैं कि जब 1947 के बाद बहुत सारे लोग वापस से आए और जो यहाँ पर रह गए थे उनका सीधे तौर पर कहना था कि उनको वो हक नहीं दिया जाता था जो कि उनको मिलना चाहिए था। उनके आधार कार्ड नहीं मिल पाते थे, शनाख्त कार्ड नहीं हो पाते थे, और कहीं ना कहीं वो एक तरीके से रिफ्यूजीज की जो जिंदगी है वो गुजार रहे थे। लेकिन आज 370 खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा खुशी उनमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। देखिए, ये आजादी है उन तमाम ऐसे कानूनी प्रोविजंस से 70 साल के बाद वो मिली है, ऐसे प्रोविजंस जो उस वक्त तो जायज रहे होंगे लेकिन आज उनकी जो है कि जिसे कहना चाहिए कोई भी अहमियत नहीं थी। क्या किसी लड़की जिसको जो अगर वो बाहर निकाह कर लेती है, अगर वो उसकी शादी हो जाती है, उनके बच्चों को क्या सिटीजनशिप का राइट नहीं है? इस गंदे कानून से निजात मिली है, इस गंदे कानून से आजादी मिली है। हमारे SC ST भाइयों को वहां के जो गलत कानून था, जो कानून ये बताता था कि अगर आप सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी ही रहेंगे, इस गलत कानून से आजादी मिली है। इस तरीके से एक पिंडारा बॉक्स है, तमाम चीजें हैं। आप चुन सकते हैं अपने देश का प्रधानमंत्री, लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं चुन सकते। ऐसे गलत कानून से आजादी मिली है। तो ये निश्चित तौर पे कश्मीर वालों के लिए मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी जीत है। 370 का हटना, 35 का हटना, ये एक बहुत बड़ी जीत है कश्मीर वासियों के लिए। ठीक है। और हमारे मुल्क के जितने भी लोग हैं उन सब ने, मेरे को तो मेरे ब्रदर जो हैं वो बाहर रहते हैं, उनसे मेरी टेलीफोन पे बात हो रही थी। उन्होंने बाहर का जो आज मुल्क के बाहर के जो हमारे इंडियंस हैं उन्होंने इस चीज को इतना वेलकम किया है। और क्योंकि एक देखिए, चाहे वो इतनी बड़ी चीज नहीं है थी, लेकिन इसका रिपकशन बहुत बड़ा है। क्या है कि अननेसेसरीली वहां के जो लोग हैं, वहां के जो युवा हैं, उनको गलत चीजों में इन्वॉल्व किया जा रहा था। अब इसके हटने से सारे के सारे कानून जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो वहां पे बिल्कुल जैसे दिल्ली में लागू होते हैं वैसे श्रीनगर में लागू होंगे, वैसे ही पूरी यूनियन टेरिटरी में, दोनों यूनियन टेरिटरीज में लागू होंगे। ओके, ठीक है। विशंबर दयाल साहब भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। विशंबर जी, क्योंकि अगर हम देखें अलग अलग जगहों से सरहद लगी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हमने देखा है, परेशानियां देखी है, वो जम्मू कश्मीर में देखी है, क्योंकि दहशतगर्दी का जो बोलबाला है वो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अलग अलग जगहों पर भी हमारी रियासतें जो है वो जुड़ी हुई है, या फिर जो सूबे हैं हमारे जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, उनकी सरहदें लगी हुई हैं, लेकिन यहां पर दहशतगर्दी सबसे ज्यादा थी। कहीं ना कहीं अब इसे हम कह सकते हैं कि दफा 370 हटने के बाद जो दहशतगर्दी है उससे भी श्रीनगर के लोगों को, जम्मू के लोगों को और बाकी जो पूरे कश्मीर के लोगों को एक तरीके से आजादी मिल रही है दहशतगर्दी से। देखिए, भारतवर्ष को 1947 में आजादी मिली थी जी, और जम्मू और कश्मीर को भी उसी टाइम पे आजादी मिली थी। तो जम्मू एंड कश्मीर आजाद तो था जी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में कहीं ना कहीं एक खालीपन था जी, कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी उसमें कुछ अलग प्रावधान थे जिसके तहत, उन प्रावधान के तहत वहाँ प्रशासन चलता था और उस प्रशासन में काफी खोट थे। मैं नहीं कहता कि ये कोई हिस्टोरिक ब्लंडर था, लेकिन जो उस वक्त की, उस दौर की जो रिक्वायरमेंट थी, उस दौर की जो लीडरशिप थी, उसने जो ठीक सोचा, अपनी सच्ची निष्ठा से वो किया, और मेरे ख्याल में उस दौर की जो रिक्वायरमेंट होगी उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आज हकीकत ये है कि आज इस दौर में इस प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं है जी। आज के दिन, आज इस दौर में इस प्रावधान का कोई मीनिंग नहीं है। तो मैं समझता हूँ जो सरकार ने कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा एक वो किया, और अब ये एक अतीत बन जाना चाहिए, भूत बन जाना चाहिए, ना कि इसे बार बार जोड़ना चाहिए। चुनौती ये है कि इस प्रावधान के हटाने के बाद अब क्या,
और अब भारत किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में कुछ लोग जो हमारे भाई जो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में हैं, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अबेटर्स हैं या उसका उन्होंने झंडा उठा रखा है, किस तरह से उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, मार्जिनलाइज किया जाए, और बाकी जो पॉपुलेशन जिसमें वो दहशत फैलाते हैं उस पॉपुलेशन को किस तरह से अपने साथ जोड़ा जाए। तो भारत के लिए मुद्दा ये है कि अब यहाँ से जो चुनौती है उसका कैसे सामना करें। और ज्यादा मैं सोचता हूँ इस पर अतीत में बार बार इसके अतीत को रेफर करते हैं। शायद इतिहास में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर दौर, हर परिवार, हर देश उस दौर से गुजरता है, जो उसकी मजबूरियां होती हैं और उन मजबूरियों को आने के लिए वो कोई प्रावधान निकालता है। ये प्रावधान था जिसकी मैं समझता हूँ बहुत पहले आयु खत्म हो चुकी थी। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। ही मैं समझता हूँ जब हमने सदर रियासत और वो सब खत्म किया था सन 65 में मार्च में, जब वो सब खत्म किया था, तो शायद अगर भगवान लाल बहादुर शास्त्री को कुछ और लंबा वक्त देता, अगर लड़ाई शुरू नहीं होती और ताशकंद नहीं हुआ होता, तो शायद सन 77-78 में ये तभी खत्म हो जाता जी। तो ये इसकी अब आवश्यकता नहीं, इस तरह से देख सकते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, हमने डेड कर दिया। एक डेड इशू था, उसको बरी कर दिया, उसका बरियल जरूरी था। इशू डेड था, वो उसका बरियल जरूरी था। अब है कि शांति बहाल करें उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे उग्रवाद कुछ बचा हुआ है, और वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट हैं उनको थोड़ा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करें और अपने लोगों को अपने साथ जोड़ें। अब चैलेंज ये है, और पाकिस्तान और ये सब कोशिश करेंगे, इनको ये न्यूट्रलाइज है, इन मुल्कों में कोई दम नहीं बचा हुआ, और कोई ऐसा इनकी कोई खास ऐसी इंटरनेशनली कोई ऐसी से नहीं है, वो खुद अपनी दुविधाओं से जूझ रहे हैं। बिल्कुल अपनी दुविधाओं से जूझ रहे हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा विशंबर जी, और मैं जानने की आगे भी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान कौन कौन से हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहा है, हमें उससे किस तरह से पार पाना है। यासिर जिलानी साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। यासिर साहब, क्योंकि अगर हम देखें पाकिस्तान पहले रशिया गया, चाइना गया, यूएन के पास पहुंचा, सब जगह पर गया वो, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और कहा है कि हिंदुस्तान ने जो भी कहा है वो अपने आइन के तहत क्या है, कानून के तहत क्या है, इसके अंदर कहीं से भी कोई गलत तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। पाकिस्तान अलग थलग हर जगह पर पड़ गया, तो उसके बाद जो महमूद कुरैशी है, शाह महमूद कुरैशी, वो सीधे तौर पर कहने लगे कि वाकई में पाकिस्तान जो है वो अलग थलग पड़ गया है, क्योंकि और अलग से वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जो एक मैशत है, यानी कि रोजगार अलग अलग जगहों पर जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है हमारा साथ कोई नहीं दे रहा। इसके अलावा हमें पाकिस्तान को और अलग थलग करने की कैसे जरूरत पड़ सकती है और कैसे हम उसको जो है पीछे धकेल सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्यों बेचैन है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भी समझ से परे है, और पूरे दुनिया के लोग भी, और जो दुनिया के लोग नज़र बना के रखे हुआ है उनको भी समझ से एकदम बाहर है। देखिए, चाइना का तो स्टेक है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे उसके सारे के सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, काम चल रहा है, फिर भी चाइना कोई ऐसी हिमाकत नहीं कर सकता है इस वक्त की उसकी जो मार्केट है इतनी बड़ी वो ख़राब हो जाए। देखिए, यूएई ने, मलेशिया ने, आपने जिन मुल्कों के, जिन ममालिक के आपने नाम लिए, सबके पास गए, क्योंकि सबको मालूम है कि जब हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब ने 8 तारीख को देश को संबोधित किया था, उन्होंने अपने संबोधन में जो 36-37 मिनट का पूरा संबोधन था, हमने सबने देखा था, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान का क्यों नाम ले? हमारा इंटरनल मैटर था, हमारी कश्मीर की बात थी, हम पाक ऑक्युपाई कश्मीर की तो बात नहीं कर रहे थे, जो जिसमें हमारा राइट बनता है, ये नहीं है कि नहीं बनता है, हमारा बनता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, लेकिन हम लोग हाइपोथेटिकल कोई बात करने के लिए नहीं बैठे। हमारा मसला ये है कि अभी कश्मीर से जो एक कलंक था 370 और 35A का, उसको इस मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार ने हटाया है। कश्मीर को मेन स्ट्रीम में और सही पायदान पे, जो अभी बहुत सारी देखिए खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया, आप उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं उनकी फेक न्यूज चलाने का एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा गैंग उन्होंने बना रखा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ लोगों को अपने देश से, बाहर के किसी देश से हायर करके भारत के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं नफरत की, और उसमें उनके मेन लीडरान जो बहुत बड़े ओहदे पे हैं वो भी काम कर रहे हैं। देखिए, ट्विटर ने अभी एक जैद हामिद जैसे जो दहशतप्रस्त जो बंदा है, उसके ट्विटर को उन्होंने सस्पेंड किया है। ऐसे कम से कम 30-40 जो मुझे जानकारी है अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। उन्होंने वो 3 साल 4 साल पुरानी वीडियो लेके लोगों के अंदर भ्रम फैलाने के लिए वो डाल रहे हैं। पाकिस्तान की इस तरह के जो मंसूबे हैं नापाक, वो हमेशा से करता आया है। पाकिस्तान ने 3 बार हमारे से जंग में मुंह की खाई है, उसके बाद भी देखिए, क्योंकि
उसका वजूद हमारे खिलाफ मुहिम, भारत के खिलाफ मुहिम, भारत के खिलाफ नफरत और कश्मीर को लेके जो उसकी पागलपंती रही है, जबकि उसको मालूम है, उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूं मैं कि जब मलिहा लोधी जो काउंसलेट जनरल है बाहर के ममालिक के अंदर, उसके सामने जब वहीं का पाकिस्तानी नागरिक चोर कहता है, उनसे सवाल पूछता है कि हमारे नौजवानों की आप मुस्तकबिल को आप लोगों ने क्यों हाशिए पे ले आके रख दिया। पाकिस्तान की हालत, शाहबाज साहब बिलीव नहीं करेंगे, इतनी गुर्बत है इस वक्त, इतनी गुर्बत है कि अभी जो त्यौहार है इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जो दो बड़े त्यौहार हैं उसमें दूसरा त्यौहार बकरीद ईद उल अजहा का होता है, उसमें लोग कुर्बानी नहीं कर पाए। जो रिवायत है सुन्नत इब्राहिमी है उसको वो पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। महंगाई, जिनकी इकोनॉमी गधों पर चल रही हो, गधों पे चल रही है, महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार उनके हर डिपार्टमेंट में दीमक की तरह जकड़ के बैठा हुआ है, उनके नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, फाटा में अलग लड़ाई हो रही है, बलूचिस्तान उनसे बाहर जाने के लिए फड़फड़ा रहा है, कराची में यह हालत है कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, सिंध हालत बिल्कुल डिफरेंट है। आज वहां का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो पाक ऑक्युपाई कश्मीर के जो मुजफ्फराबाद वाली असेंबली है उसको शायद एड्रेस करेंगे सिर्फ इसलिए कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। उन्हें मालूम है कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर भी अब उनके हाथ से निकल जाएगा और सही मायनों में मैं कह रहा हूं कि यही मामला अगर अब यूएन में उठाया जाए और ये उठने के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये समझ में आए कि आप किसी दूसरे के घर में अगर आग लगाने की कोशिश करेंगे तो घर सबसे पहले आपका जलेगा। आप अगर नफरत फैलाएंगे तो मुझे यकीन है कि नफरत फैलाने वाला नफरतों से घर जाता है। हमेशा मोहब्बत की जीत होती है, हमेशा मोहब्बत की जीत। यही चीज हमने पाकिस्तान में देखी है कि वो नफरत फैलाता है और उनके यहाँ पर नफरत लगातार फैलती चली जाती है। आप देखिए शाहबाज की वहां क्या हालत है। वहां पे शिया मस्जिद के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट कराए जाते हैं, सुन्नी मस्जिद के अंदर अलग ग्रुप से बॉम्ब ब्लास्ट कराए जाते हैं क्योंकि आपस में डिफरेंसेस पैदा हो, आपस में फिरके जो है वो एक ना हो जाए। वहां पे इंसान से नफरत कर रहा है। पूरे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां पे इंसानियत लड़ रही हो, जहां के इंसान लड़ रहे हो, जहां पे बिलीव नहीं करिए। जब मैं टीवी देखता हूं तो मुझे हंसी आती है कि ये इंसान है या जोकर है। जिस तरह की बातें टीवी एंकर और उनके लीडरान और उनके रक्षा विशेषज्ञ करते हैं तो हंसी आती है क्योंकि वो अपने मुल्क को नहीं देख रहे हैं, अपने मुल्क के मुस्तकबिल को नहीं देख रहे हैं। और आप भारत जैसे मुल्क जो आपके सामने पहाड़ और चट्टान की तरह खड़ा है, हमारी फौज के अंदर इतनी ताकत है। देखिए अभी हमारे साथ भी हमारे फौज के बहुत बड़े ऑफिसर विशंबर दयाल साहब जुड़े हुए हैं। ये जानते हैं कश्मीर में इन्होंने काम किया है, ये जानते हैं इन लोगों ने जिस तरीके से रक्षा करा है भारत के एलओसी पे, वो हम सब जानते हैं। उसके बाद भी उन्हें समझ में नहीं आती है तो ये उन्हें मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि कम से कम उन्हें सद्बुद्धि दे। उन्हें अपने कौम को, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल को अगर बचाना है तो उनको खुद को सद्बुद्धि आना चाहिए। वो भारत से टकराएंगे तो यकीन मानिए कि चूर चूर हो जाएंगे। उनका इस बार उनका जो नक्शे में उनकी जो जगह है वो खत्म हो जाएगी इस बार अगर वो हिमाकत करते हैं किसी तरह की। ये बात ध्यान रखनी होगी क्योंकि जिस तरीके से आपने विशंबर साहब का जिक्र किया, मैं एक बार इसमें सवाल ले लेता हूं विशंबर साहब, क्योंकि अगर देखें हम कि आपने बहुत सी जो पिछले 7 दहाइयों के अंदर देखा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा ही अटैक करने की कोशिश की है लेकिन उसने मुंह की खाई है। हिंदुस्तान ने लगातार जवाब दिया है और एक मरतबा फिर से अभी हम जो है देख पा रहे हैं कि वहां पर जब यौम आज़ादी मनाई जा रही थी तो मुजफ्फराबाद के अंदर जो है वहां के जो पीएम है इमरान खान वो पहुंचे हैं। वो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़ने के मूड में हैं लेकिन हालांकि मुकाबला करने लायक नहीं है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि पिछले 7 दहाइयों के बाद अब जो नई हम यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं वो किस तरीके से खास देखने को मिल रही है इस बार? देखिए ऐसे है, जहां तक हमारा दौर है आज, भारत का दौर जो है वो चरम सीमा पर। भारत सन 47 से एक बहुत लंबी जर्नी करके 70 साल में बहुत आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान जो है वो जो पाकिस्तान को गिफ्ट में मिला था, पाकिस्तान को जब दोनों देशों का बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान को कोई भी ऐसी भूमि नहीं मिली थी जो बंजर हो, जो भूखी हो, जहाँ सूखे पड़ते हो। जो इस देश का प्राइम लैंड था वो पाकिस्तान को 5 जो प्राइम रिसोर्सेज थी वो पाकिस्तान को मिली थी। तो पाकिस्तान को तो भगवान ने सब कुछ दे के जन्म दिया था, लेकिन पाकिस्तान के जो शासककार हैं उन्होंने पाकिस्तान का शुरू से ही विनाश किया है। देखिए उन्होंने जो धरोहर थी, जो भी कुछ था,
उन्होंने अपने आइकॉन्स थे, पहले तो उनको डिमोलिश किया, पहले तो उन्होंने जिन्ना को इनको डिमोलिश किया, मिलिट्री शासन ले आए, और उसके बाद अपनी इकोनॉमी तबाह की, अपना समाज तबाह किया, उग्रवाद ले आए, दुनिया की उग्रवाद की फैक्ट्री बन गए, चारों तरफ दुनिया में उग्रवाद फैला दिया, नफरत फैला दी, भारत के खिलाफ नफरत फैला दी, और पाकिस्तान ने हमेशा इस किस्म की कार्रवाई की है। भारत जो है हमेशा से अपने ओन कंट्रीमैन, अपने पीपल्स प्रोग्राम पे चला है, और तभी आज भारत चारों तरफ खुशहाली है। आज भारतीयता जो है सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर या यहाँ तक सीमित नहीं है, भारतीयता कश्मीर से लेके बात करते हो, भारतीयता अमेरिका में छा गई है, यूरोप में छा गई है। आप अमेरिका के किसी भी प्रोग्राम को देख लो, किसी भी बड़ी कंपनी को देख लो, उनके स्पेस प्रोग्राम को देख ले, भारतीय छा रखे हैं, तो भारतीयता ही छाई हुई है। तो भारत आज जिस मुकाम पर खड़ा है, जिस चोटी की तरफ भारत बढ़ रहा है, जो भारत का ग्रोथ है, जो भारत के अंदर प्रॉस्पेरिटी है, और जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। ऐसा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर पिछड़ा इलाका है, जम्मू एंड कश्मीर पीओके से 10 गुना बेहतर है। पीओके में आपके पास एक छोटा सा अस्पताल भी नहीं है, जिसको हमारे यहाँ पे लोग कह देते हैं कि ये हेल्थ सेंटर है। पीओके में ऐसा कुछ नहीं है, पीओके में कहीं यूनिवर्सिटीज नहीं है, कहीं मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, किसी किस्म का। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भारत के अगर आप देखें, जिस तरह दूरसंचार, जिस तरह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ तो डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड चीजें, ऐसी बात नहीं है। और जब ये 370 हटेगी, और जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल, भारत की जो इंडस्ट्रियल माइट है वो उसका शेप लेगी, भारत की जो एंटरप्रेन्योर माइट है, भारत की जो स्ट्रेंथ है, सर्विसेज सेक्टर की स्ट्रेंथ है, भारत की टूरिज्म सेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, और भारत की जो स्ट्रेंथ है टू कैपिटलाइज ऑन अपनी लोकल रिसोर्सेज, जो जम्मू एंड कश्मीर की लोकल, श्रीनगर की जो लोकल रिसोर्सेज हैं, कारपेट बनना, ये सब जो चीजें थी, वहाँ जो कपड़े का काम था, कारपेटिंग का काम था, ड्राई फ्रूट्स का काम था, इसको जब एक नई दिशा मिलेगी, जब इसमें इन्वेस्टमेंट जाएंगे और एक नई दिशा मिलेगी, नई दिशा मिलेगी आएगी जी। और क्योंकि डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट में मैं आगे आऊंगा जावेद साहब, और जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट की बात निकलकर सामने आई है, उस इन्वेस्टर समिट से आगे आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लोगों को कितना फायदा पहुंचने वाला है। लेकिन इन सब के बीच संजय जी, क्योंकि अगर हम देखें कि पिछले, अगर हम 7 दहाइयों का जिक्र करें, तो मैं एक आंकड़े पढ़ रहा था, एक आदाद शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की जो दर है वो 17% है, और 15 से 49 साल के बीच 17% लोग बेरोजगार रहे हैं, 10% आबादी गरीबी रेखा से नीचे हैं। ये जो लेवल है, ये बताने के लिए काफी है कि लगातार वहां पर पैसा भेजा जाता रहा, लगातार जो वहां के डेवलपमेंट के लिए हुकूमत काम जरूर करती आई, लेकिन वहां के जो सियासी लीडरान हैं उन्होंने इस बात की जहमत नहीं उठाई कि वहां पर तरक्की हो। देखिए शावेद साहब, एक बात मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने एक डाटा से शुरू किया, मैं भी एक डाटा देता हूं जी। अगर हम जम्मू और कश्मीर में जो पैसा खर्चती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको बाकी हमारा जो मुल्क है, उत्तर प्रदेश, बिहार या बाकी जो रियासतें हैं, उनसे कंपेयर करें तो वो कई गुना है। तो ये बात तो बिल्कुल सेटल्ड है कि कई गुना पैसा वहां खर्चा जा रहा था। लेकिन जैसा कि हमारे तमाम नेताओं ने भी कहा है कि वो पैसा सही जगह पे, सही लोगों के मुस्तकबिल बनाने के लिए नहीं लग रहा था। तो अब ये जब से ये हर्डल्स हटी हैं, तब से मुझे ऐसा लगता है, और जैसे कि अभी इन्वेस्टर समिट का 12 अक्टूबर को अनाउंस कर दिया गया है, इसके अलावा तमाम जो नई नई नौकरियों के लिए जो आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये सवाल जब उठा था, आज की मैं बात कर रहा हूं, कल की बात कर रहा हूं, कल सुप्रीम कोर्ट के आगे ये आया था कि वहां पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उनको हटा दिया जाए, इसकी एक एप्लीकेशन लगी थी, पिटीशन लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सर्कमस्टांसेस आर अंडर कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली ये सरकार को देखना है, हम किसी भी तरीके की कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। और सरकार की ओर से जो वेणुगोपाल साहब हैं, वो अपीयर हुए थे, उन्होंने ये कहा कि दैनिक यानी कि रोजमर्रा हर 8 घंटे पे देखा जाता है कि क्या पोजीशन चल रही है। तो इतनी बारीकी के साथ हमारी सरकार जो है उन तमाम नजर बनाए हुए। सर, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि वहां के हालात कैसे हैं, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां पर जो जश्न आजादी की तैयारी की जा रही है वो किस तरह की है।